हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो कि एक ब्राउन एल्गी है। मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि एक्टोकार्पस के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। पहली बात, ये मेंबर है फियोफाइसी का। दूसरी बात, ये है ब्राउन एल्गी। तीसरी बात कि इस एल्गी का जो ब्राउन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फ्यूकोजेंथीन की वजह से। चौथी बात, इसकी जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल में दो खास केमिकल कंपाउंड आपको मिलते हैं। उनके नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, एल्जिन और फ्यूकोइडिन। ये इसकी सेल वॉल में मिलते हैं। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कहलाता है मैनिटॉल। ठीक। और हाँ, एक छठी बात और आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोकार्पस जो है वो एक हेटेरोट्राइकस टाइप की एल्गी है। इस पर अक्सर जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो क्लास 11th के हैं, वो सब ध्यान दें कि कई बार आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, नेम अ एल्गी विच इज हेटेरोट्राइकस। तो उसमें आपको एक्टोकार्पस का नाम याद रखना है। हाँ, अब आपको बता दूं, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है ये सोच रहे हो कि आखिर हेटेरोट्राइकस का मतलब क्या होता है। हेटेरो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्राइकस ट्राइकस का मतलब होता है ट्राइकोन, यानी जिसमें डिफरेंट तरह के ट्राइकोम यानी कि डिफरेंट तरह के फिलामेंट मिलते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सबस्ट्रेटम बनाती हूँ और एक ब्रांच में इस तरीके से बना देती हूँ और एक ब्रांच इस तरीके से बना देती हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बना देती हूँ, तो बेटा ये जो लेटी हुई ब्रांच है ना, जो बहुत आराम से लेटी हुई है, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट ब्रांच। प्रोस्ट्रेट ब्रांच। और ये जो खड़ी हुई ब्रांच है इसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट ब्रांच। तो जब आप किसी थैलस को डिफरेंशिएट कर सके दो ट्राइकोम्स में, दो डिफरेंट तरह के ट्राइकोम्स में, जैसे कि प्रोस्टेट ब्रांच और इरेक्ट ब्रांच, तो इस तरह के थैलस को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्राइकस टाइप का थैलस, जो कि आपको देखने को मिलता है एक्टोकार्पस में। क्लियर होगी बात? इसका मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करा है, जैसे भी आपको टाइम मिले आप प्लीज उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ। बच्चों, जो एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है किसके थ्रू? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये होता है बेटा बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू। बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर। अब ये बाइफ्लैजिलेटेड कह रही हूँ, इसका मतलब किस तरह के होंगे कि इसमें दो फ्लैजिला मिलेंगी। खास बात यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो फ्लैजिला मिलती है वो लेटरल साइड पे मिलती है, यानी कि एपेक्स पे नहीं मिलती। दूसरी बात, दोनों तरह की फ्लैजिला अलग अलग तरह की होती है, एक विप्लैश और एक टेंसेल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो हमारा आंसर होगा बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। और वो बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर कैसे होते हैं? जिसमें फ्लैजिला कहाँ होती है? लेटरल साइड पर होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक। अब ये जो जूस्पोर जिस स्ट्रक्चर में फॉर्म होंगे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम। ठीक, समझ में आ गई बात? अब ये जो जूस्पोरेंजियम है बच्चों, एक्टोकार्पस में ये जूस्पोरेंजियम दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं यूनिलोक्यूलर, और जो दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं प्लूरीलोक्यूलर। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? यूनिलोक्यूलर यानी कि उसमें क्या होगी? केवल एक लोक्यूल मिलेगी। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये मैंने बनाई स्पोरेंजिया, ठीक है। अब इसमें है न्यूक्लियस, तो इसको तो मैं क्या कह दूंगी? यूनिलोक्यूलर। और अगर मेरे से कहा जाए प्लूरीलोक्यूलर, तो मैं कैसे कर दूंगी कि यानी उसमें प्लूरी यानी कि बहुत सारे, प्लूरल बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? लोक्यूलर, लोक्यूल चैम्बर्स। किस तरीके से? ये देखिए, ये इस तरह से बनाया, फिर इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया, तो इसमें क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे चैम्बर्स, और हर चैम्बर में क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये तो क्या हो गई? यूनिलोक्यूलर। ये क्या हो गई? प्लूरिलोक्यूलर। समझ में आ गई बात? अब हम ये देखेंगे कि ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम में जूस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे फिर इस जूस्पोर से आगे नया थैलस बनेगा।
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कैसे बनती है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस यूनिट के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो यूनिट आखिर बनी कैसे। तो समझो, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया किस तरीके से बने। हमें ये तो पता है कि एक्टोकार्पस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। आपको एक फिलामेंट बनाना है, बहुत सिंपल है, और उस फिलामेंट को आप उसके अंदर आप कई सेल्स बना दीजिए। ये एक बना दिया मैंने इरेक्ट ब्रांच और उसके अंदर कई सारी सेल्स बना दी। अब क्या करेंगे, इससे एक साइड ब्रांच निकालेंगे। ये मैंने निकाली एक साइड ब्रांच, ठीक। इसके अंदर भी क्या कर दीजिए, बहुत सारी इस तरह से सेल्स बना दीजिए। अब ये बनाने का पर्पस क्या है, ये बनाने का पर्पस ये है कि जो यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया बनेगी वो किसी भी सब ब्रांच से, ये तो क्या हो गई मेन ब्रांच, ये क्या हो गई सब ब्रांच, उस सब ब्रांच की टर्मिनल सेल से बनेगी। वो टर्मिनल सेल क्या होगा, साइज में बड़ी हो जाएगी और उस टर्मिनल सेल में मिलेगा आपको एक न्यूक्लियस, और इस सेल को हम क्या नाम दे देंगे, स्पोरेंजियल इनिशियल। स्पोरेंजियल इनिशियल यानी कि वो सेल जिससे कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा। अब इसमें जो आपको बच्चों न्यूक्लियस मिलता है वो मिलता है 2n यानी कि डिप्लॉइड, ठीक। अब सबसे पहले क्या होगा कि इस यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के इस न्यूक्लियस में एक डिवीजन होगा जिसको हम बोलेंगे मियोटिक या मियोसिस डिवीजन, जिससे क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस बन गए। अब ये दोनों कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए। अब क्या होगा बेटा कि अब इन दोनों न्यूक्लियस में होंगे कौन से डिवीजन, माइटोटिक यानी कि समसूत्री। कब तक होंगे, जब तक कि इन न्यूक्लियस का नंबर कितना नहीं हो जाता, 32 से 64 नहीं हो जाता। तो यानी इसी एक लोक्यूल में 32 से 64 क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए। समझ में आ गई यहां तक बात। अब क्या होगा कि इस स्पोरेंजियम में प्रोटोप्लाज्म भी होगा, तो थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये एक्यूमुलेट हो गया, ये हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस, थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा हो गया। अब जो ये एक पार्ट है, मैं इस एक पार्ट को बाहर निकाल के बना रही हूं। ये तो न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म। ये इसमें क्या होगा, साइड में डेवलप हो जाएगी क्या, फ्लैजिला। ठीक है, नीचे वाली छोटी बनानी है, ऊपर वाली बड़ी बनानी है, और इसमें आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाने। इस स्ट्रक्चर को, ये इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर बना, इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, जू स्पोर कह देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे जू स्पोर इस स्पोरेंजियम में बन जाएंगे। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे एक आपने जू स्पोर बनाया, और ये देखो ये बना और ये बना। तो इस तरह से कितने 32 से लेके 64 तक के आपको क्या मिल जाएंगे, इसमें जूस्पोर मिल जाएंगे। अब क्या होगा, एपेक्स पर एक अपर्चर या एक पोर क्रिएट होगा, और ये सारे जूस्पोर जो है वो निकल करके बाहर आ जाएंगे। अब कुछ समय तक तो क्या होगा कि ये मतलब तैरेंगे, है ना, ये थोड़ा तैरेंगे। उसके बाद इनकी जो फ्लैजिला है वो डीजेनरेट हो जाएगी, ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे और नया क्या बना देंगे, एक्टोकार्पस बना देंगे। अब भाई लिखना क्या है ये बताओ। तो देखो कैसे अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन होगा डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। तो आपको कैसे आंसर स्टार्ट करना है, समझो। एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है। अब ये बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन जूस्पोरेंजियम। These zoosporangium are of two types in Ectocarpus. One of them is unilocular, another one is plurilocular. Unilocular zoosporangia is that type of sporangia in which only one locule is present and the nucleus is diploid. First of all, we will see the how unilocular zoosporangia is formed. First of all, in this the sub-branch, the apical cell or the terminal cell of the sub-branch increase in size, and that particular cell is known as sporangial initial. Now, meiotic division takes place, so two haploid nucleus are formed. After it, many mitotic divisions takes place, so 32 to 64 nuclei are formed. Around each nucleus, protoplasm accumulates,
and this particular part will develops two flagella on its lateral side. One of the flagella which is towards the downwards is smaller in size, and another which is upward inside is larger in size. This structure is known as zoospore. So almost 32 to 64 zoospores are formed. Now a pore is created at the apical end of the sporangial initial and all the zoospores comes out. After some time, zoospores flow in water for some time and their flagella are degenerated, यानी कि उसकी flagella जो होती है वो degenerate हो जाती है. After some time, these zoospores germinate and give rise to a new thallus. हिंदी के जो मीडियम के बच्चे हैं वो सुनो, वो क्या लिखेंगे. एक्टोकार्पस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टर्म्स इंग्लिश में ही लिखनी होगी आपको, ये ध्यान रखिएगा. वो बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है. ये जूस्पोर्स जूस्पोरेंजियम में बनते हैं, जो दो तरह की होती है, यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर. यूनिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया वो होती है जिसमें केवल एक लोक्यूल होती है, जबकि प्लूरिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया वो होती है जिसमें कि कई सारी लोक्यूल होती है. अब यूनिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया किससे बनेगी? जो एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है उसकी जो साइड वाली ब्रांच होती है, जो सब ब्रांच होती है, उसकी जो एपिकल सेल होती है वो साइज में बड़ी हो जाएगी. उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल. उसमें होता है एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस जिसमें होता है मियोटिक डिवीजन, जिससे दो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं. उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होता है जब तक कि 32 से लेके 64 तक न्यूक्लियस नहीं बन जाते. अब थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म सभी न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और फिर साइड में उनके फ्लैजिला डेवलप हो जाती है. उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जूस्पोर. फिर उस स्पोरेंजिया में एपिकल एंड पर एक पोर बनेगा और सारे जूस्पोर जो हैं वो बाहर आ जाएंगे. कुछ समय तक ये तैरते हैं, उसके बाद इनमें से फ्लैजिला डीजनरेट हो जाएगी, ये जर्मिनेट करेंगे और नया एक्टोकार्पस का थैलस बन जाएगा. ये कहानी हुई किसकी? यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया की. अब समझो कि प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया किस तरीके से डेवलप होती होगी. ये बेटा पूरा फुल क्वेश्चन आता है, तो आपको जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सारे ही पॉइंट्स को आप लिख देंगे. ठीक. अब ये देखा बच्चा आपने कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में जो आपका जो थैलस बना वो किस तरह का हुआ. चूंकि मियोटिक डिवीजन होने के बाद फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ था, तो इसीलिए जो जूस्पोर बनेंगे वो जूस्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे. और हैप्लॉइड होंगे और ये इसीलिए ये थैलस भी किस तरह का होगा? हैप्लॉइड होगा. यहां तक बात समझ में आ गई. अब हम आगे देखते हैं कि जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है उससे किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है. तो देखो, प्लूरिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया में क्या होगा बच्चों कि जो साइड की जो ब्रांच है उसी की, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक साइड ब्रांच और बना दी और इसमें भी इस तरीके से मैंने सेल्स बना दी. अब इसकी जो एपिकल वाली सेल होगी वो एपिकल सेल साइज में बड़ी हो जाएगी. ये इस तरीके से मैंने बना दी. क्या? स्पोरेंजियल इनिशियल. स्पोरेंजियल इनिशियल. ठीक. इसमें भी एक न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि यूनिलोक्यूलर में तो क्या हुआ था? पहले मियोटिक डिवीजन हुआ था. यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल है इसमें पहले कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है. सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होगा. ठीक. उसके बाद क्या होगा? फिर होंगे वर्टिकल डिवीजन. ये देखो इस तरीके से. तो इसकी वजह से जो पूरी की पूरी स्पोरेंजिया थी वो पूरी की पूरी स्पोरेंजिया किस में डिवाइड हो गई? कई लॉक्यूल्स में, कई चैम्बर्स में डिवाइड हो गई. यहाँ पे जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस में भी साथ में कौन से डिवीजन हुए? माइटोटिक. तो यानी हर चैम्बर में क्या हो गया? एक न्यूक्लियस हो गया. ठीक है. और हर न्यूक्लियस के चारों तरफ फिर क्या हो जाएगा? हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा प्लस वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये देखो, ये यहाँ पे इस तरह से हो गया और ये वॉल बनी हुई है यहाँ पे क्योंकि डिवीजन के थ्रू हुआ था. तो अब क्या होगा? थोड़े टाइम में सबके चारों तरफ जब प्रोटोप्लाज्म बन गया तो फिर मैं अलग से एक निकाल के यहाँ पे बना रही हूँ आपको. ये तो न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म. और फिर क्या हो गया? साइड में क्या डेवलप हो गई? फ्लैजिला डेवलप हो गई. इस फ्लैजिला पर आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे कुछ इस तरीके से. ये देखिए. ठीक है. और नीचे वाली पे नहीं बनाएंगे. ये बन गए जूस्पोर. अब चूंकि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है तो ये जो जूस्पोर होंगे वो कैसे होंगे? डिप्लॉइड जूस्पोर. अब इस तरह से बहुत सारे डिप्लॉइड जूस्पोर बन जाएंगे इस स्पोरेंजियम के अंदर. फिर यहाँ पे क्या होगा? एक अपर्चर क्रिएट होगा और ये सारे जूस्पोर्स क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे.
कुछ टाइम तक ये तैरेंगे और उसके बाद रेस्ट स्टेज में आ जाएंगे और फिर ये जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, नया थैलस बना देंगे। लेकिन ये जो नया थैलस होगा वो किस तरह का होगा, डिप्लॉयड होगा। क्यों होगा डिप्लॉयड, क्योंकि ये किससे बने हैं, डिप्लॉयड ज़ूस्पोर से। अब वापस वही बात कि लिखना क्या है, लिखना ये है प्लूरिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया में कि plurilocular zoosporangia is that type of zoosporangia in which many locules are present within the sporangium. Any cell, sorry, the terminal or the apical cell which is present on the sub branch increase in size, that cell is known as sporangial initial. Now in this sporangial initial, first of all, transverse division takes place. How many transverse division takes place? 20 to 40. After it, vertical divisions takes place. So whole the sporangial initial is divided into 20 to 40 chambers. Now in this diploid nucleus, mitotic division takes place and each chamber gets a single nucleus which is diploid in nature. Some protoplasm also accumulate around the nucleus. Now, after some time, two flagellas are developed on the lateral side. This structure is known as diploid zoospore. After some time, a aperture is created either on the apical side or in the lateral side. It may be possible both in unilocular and plurilocular type of sporangia that aperture will create either on the apex or on the lateral side. Now, many diploid zoospores are there. They flow in water for some time. After some time, the flagella are degenerated and this diploid zoospore germinate and give rise to new thallus. अब हिंदी के बच्चों समझ लो कि जो मेन ब्रांच के अलावा जो सब ब्रांच है उसकी एपेक्स या टर्मिनल वाली जो सेल है वो काम करेगी किसका, स्पोरेंजियल इनिशियल का। इसमें कई सारे अनुप्रस्थ और उदग्र यानी कि ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन होंगे। साथ ही साथ जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। हर चैम्बर में एक एक न्यूक्लियस होगा, सबके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और फिर फ्लैजिला डेवलप हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा डिप्लॉयड ज़ूस्पोर्स। और ये डिप्लॉयड ज़ूस्पोर इस स्पोरेंजियल इनिशियल से या तो एपेक्स पर कोई एक पोर क्रिएट होगा या लेटरल साइड पे कोई पोर क्रिएट होगा जिससे बाहर आ जाएंगे। कुछ टाइम तक ये मतलब तैरेंगे पानी में और उसके बाद क्या होगा, इनकी फ्लैजिला डीजनरेट हो जाएगी, ये जर्मिनेट करेंगे और नया डिप्लॉयड थैलस बनाएंगे। ये खास बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर एक एक्टोकार्पस एक ऐसा मेंबर है जिसमें ज़ूस्पोर जो है केवल हैप्लॉइड ना होके डिप्लॉइड भी होते हैं। अब तक हमने जहां पर भी आपने पढ़ा होगा ज़ूस्पोर आपको हमेशा हैप्लॉइड मिलेंगे, लेकिन एक्टोकार्पस एक ऐसा मेंबर है जिसमें कि आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के ज़ूस्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, अगर आप प्लीज मुझे एक छोटा सा कमेंट करेंगे तो ये मेरे लिए एक बहुत बूस्टअप का काम करेगा, एक मुझे मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा। या अगर आप एक थंब भेज देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा। टाइम निकालकर प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और कहीं भी कोई डाउट आता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।